यानी कि अर्थशास्त्र में हम देखेंगे सन 1991 से आर्थिक सुधार में हम देखेंगे उदारीकरण। उदारीकरण होता क्या है? उदारीकरण जो सरकार ने नई आर्थिक नीति आपको बताई है, नई आर्थिक नीति में सुधार लाए हैं, उसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जो बताए हैं, उसमें से पहला हम देखेंगे उदारीकरण। उदारीकरण की नीति सरकार ने जो निकाली है उसमें आर्थिक नीतियों में नियंत्रण का ही रूप को उदारीकरण के रूप में बताया। नियंत्रण करने के रूप में उदारीकरण नए नीति के रूप में निकाला। और उदारीकरण क्या है कि कोई भी उद्योग हम चलाने के लिए जो परमिट लेते थे, लाइसेंस लेते थे, उसमें बदलाव लाना, उसमें उदारता लाना, उसमें बिल्कुल तो परमिट की जरूरत नहीं है या सरकार से पूछने की जरूरत ऐसा नहीं है, कुछ उसमें नियम कम कर दिए ताकि उद्योगपति जो है, निजी उद्योगपति जो है, उद्योग खोलने में उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसमें देखेंगे जो प्रतिबंध था उसमें सुधार लाया गया आर्थिक नीति के और उसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए। आर्थिक नीति में प्रतिबंध को हटाया गया और वो जो उद्योग खोलते थे उसके प्रतिबंध को हटाकर उसमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना था। ये रहा आपका उदारीकरण। अब उदारीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप रोजगार सृजन के लिए, रोजगार सृजन के लिए, क्योंकि जैसे हमारे देश में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने सोचा कि पंचवर्षीय योजना बनाए, गरीबी दूर करना, बेरोजगारी दूर करना, लोगों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करना, ये उनका ध्येय था। उनके चलते तक बहुत सारे उद्योग खोले गए, उद्योग खोले भी तो उसमें उतना उत्पादन नहीं हुआ, देश का विकास नहीं हुआ, गरीबी दूर नहीं हुआ, स्थिति वही की वही है। और देखें कि निजी कंपनी जो है बहुत भारी मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं, तो देखें कि हमारे सरकारी जो उत्पादन करता है, सरकार जो उत्पादन कर रहे हैं उसके जो उत्पादन का जो लक्ष्य था वो नहीं हो रहा है पूरा। और उसी जगह हम देखें कि निजी कंपनी जो है बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए उदारीकरण की नीति अपनाई गई। तो इसलिए जरूरत पड़ा कि लोगों को रोजगार मिल सके, रोजगार बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए रोजगार सृजन के लिए हमको उदारीकरण की आवश्यकता पड़ी। दूसरा है बजट घाटे में निरंतर वृद्धि। देश में बजट तो बना रहे थे, विकास के कार्य भी करवाने के लिए सोचा जा रहा था, बहुत सारे विकास के लक्ष्य रखे थे, पंचवर्षीय योजना रखे थे, सब रखे थे, परंतु हमारे पास पूंजी की कमी, जितना लक्ष्य रखते थे वो पूरा नहीं हो पाता था। इसीलिए कि उत्पादन बढ़े, लोगों को रोजगार मिले, गरीबी दूर हो, हम आयात निर्यात को कंट्रोल कर सके, इसके लिए हमको जरूरी पड़ा उदारीकरण, क्योंकि घाटे का बजट जो हो ही नहीं रहा था। जितना हम विकास के लिए करते थे उससे ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास आय का साधन कम था और बजट ज़्यादा का बनता है, वही घाटे का बजट होता है, तो उसको दूर करने के लिए उदारीकरण की आवश्यकता पड़ी। तीसरा दिया है मुद्रास्फीति में वृद्धि। मुद्रास्फीति, देश गरीब होगा, आय का साधन नहीं होगा, अर्थव्यवस्था बिगड़ेगा, तो मुद्रास्फीति तो होगा ही। मुद्रास्फीति क्या है? जिसमें रुपए पैसे का कीमत गिरना और सामानों का जो हम खरीदते हैं उसका मूल्य बढ़ना, उसका कंट्रोल हो ही नहीं रहा था, दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा था। उसको कंट्रोल करने के लिए हमको उदारीकरण की आवश्यकता पड़ी। तो मुद्रास्फीति को रोकने के लिए हमको उदारीकरण की आवश्यकता पड़ी कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके और लोग बेरोजगार न रहें। चौथा दिया है प्रतिकूल भुगतान संतुलन। प्रतिकूल भुगतान संतुलन, जितना हम उत्पादन कर रहे हैं और उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें संतुलन लाने के लिए आयात निर्यात और खरीदना और बेचना, इसमें संतुलन लाने के लिए हमको ये उदारीकरण की आवश्यकता पड़ा। विनियोग ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव। विनियोग जो हम बेचते हैं, विदेशों को भेज रहे हैं, वहां से मंगा रहे हैं, सरकार ने अनुमति उतना नहीं दिया था कि हम वहाँ बाहर से बहुत सारा सामान मंगा सके, क्योंकि वो कुछ चीज़ों में दिया था, बहुत सारी ढील नहीं दी गई थी, तो इसमें थोड़ा सा परेशानी हो रही थी कि हम पूंजीपति जो थे वहाँ से ज़्यादा सामान मंगा नहीं सकते थे। परंतु ये स्थिति बाद में कम हुआ कि हम सोना चांदी जैसे मंगाते हैं उसमें, या कोई सामान मंगा रहे हैं, मशीनी सामान मंगा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा ढील दिया गया, तो ये परेशानी कम हो गई कि उत्पादन, उससे हम मशीन मंगा रहे हैं, कोई सामान मंगा रहे हैं, कच्चा माल मंगा रहे हैं, तो इससे हमारे देश में उस
का भी उत्पादन होता है या कमी को दूर किया जा सकता है हमारे यहाँ। अब देखते हैं विदेशी ऋणों का बढ़ता बोझ। हमारे भारत में विदेशी ऋण का बोझ बढ़ते जा रहा था, क्योंकि हम ज़्यादा उत्पादन नहीं करने से या गरीबी या कोई भी स्थिति में हम विदेश से ज़्यादा ऋण लेने लग गए थे। तो ये बोझ बढ़ते जा रहा था क्योंकि हम आयात ज़्यादा कर रहे थे, निर्यात कम हो रहा था, उत्पादन हो ही नहीं रहा था। तो जितना हम कम उत्पादन करेंगे तो ये बोझ बढ़ता ही जाएगा और देश में जब तक उत्पादन बढ़ेगा नहीं, ये कम नहीं होगा। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए हमको उदारीकरण की नीति अपनानी ही पड़ी, क्योंकि जब तक हम नियम को कम नहीं करेंगे, प्रतिबंध को कम नहीं करेंगे, तब तक लोग उद्योग के तरफ आएंगे नहीं, उद्योग नहीं खड़े करेंगे। ये रहा हमारा उदारीकरण की आवश्यकता। अब देखते हैं उदारीकरण में किए गए प्रयास। उदारीकरण में किए गए प्रयास। अब देखते हैं उद्योग तथा व्यापार के क्षेत्र में उदारीकरण में किए गए प्रयास में हम देखेंगे उद्योग तथा व्यापार। उद्योग तथा व्यापार जो है 24 जुलाई 1991 को एक नई नीति निर्धारित की गई थी। नई नीति में ये कहा गया था कि 18 जो उद्योग है वो सरकार जो है अपने पास रखी और बाकी को निजीकरण कर दिया गया। 18 को अपने पास रखे, जो बिजली है, जो खनन है, वायुयान वाला है, बहुत सारा ऐसे रेल है जिसमें लगता है कि ये अगर निजी कंपनी के हाथ में दे तो इसका अंधाधुंध उपयोग होगा, जो आम जनता के लिए सही नहीं होगा। वो क्षेत्र अपने पास रखे। उसमें से गिनती में 18 था, बाकी उसके बाद जो नियम और आगे बढ़ा, ये 1991 की बात है। नई नीति निकाले थे, उसमें 18 अपने पास रखा, बाद में फिर परिवर्तन किए, फिर 6 को अपने पास रखा, जिसमें लाइसेंस ज़्यादा जरूरी है उसको, फिर बाकी सबको निजीकरण कर दिया, जिससे उत्पादन में वृद्धि, खनन में भी और बहुत सारे निजीकरण कर दिए। तो उससे क्या है, उद्योग अच्छे चलने लगे और व्यापार में भी वृद्धि हो गई। अब दूसरा देखते हैं विदेशी निवेश क्षेत्र में। विदेशी निवेश क्षेत्र में जैसे हम व्यापार करते हैं तो व्यापार के लिए विदेशी नीति अपनाते हैं। विदेशी नीति में क्या होता है, 51% विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति, नई मशीन होने की शर्त समाप्त, विदेशी कंपनियों पर नए ट्रेडमार्क के प्रयासों की अनुमति और गैर प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की निवेश की नीति उदारता। हम दूसरे देशों के साथ व्यापार संबंध रखेंगे, दूसरे देशों से हम कोई भी सामान बेचते हैं, वहां से सामान खरीदते हैं, तो ये उस क्षेत्र में भी वृद्धि हुई, क्योंकि उत्पादन अधिक हुआ उदारीकरण के कारण, और हम अब दूसरे देशों के साथ में अपना आयात निर्यात करने लगे। जो सामान हमारे यहाँ नहीं है, ला के हम उसका और अधिक अच्छे से सामान बनाकर उसको बेच सकते, तो निवेश धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब देखते हैं आयात क्षेत्र में वृद्धि। आयात क्षेत्र में कमी हुई। हमारे यहाँ जब उदारीकरण का प्रयास किया गया तो आयात के क्षेत्र में कमी लाई। उत्पादन, जो हम बहुत सारे सामान को आयात करते थे खाद्यान्न के ये में, और बहुत सारे हम ज़्यादातर विदेशों पर निर्भर रहते थे, वो धीरे धीरे कम होते गया, क्योंकि हम उन चीज़ों का यहाँ पर उत्पादन करने लग गए थे और उसमें ज़्यादातर सरकार जो है पाबंदी भी नहीं लगाई कि हम कहीं से भी आयात कर सकते हैं। जैसे सोने चांदी का किए थे वैसे ही, तो वहाँ पर से हम सोना चांदी मंगा सकते हैं। जो वहाँ के निवासी है, अनिवासी है, वो 5 किलोग्राम तक सोना वो ला सकते हैं, ये भी था। तो ये सब आयात निर्यात में सरकार ने ढील दी, तो उससे क्या है, हमारे देश का भी थोड़ा सा पूंजी का आयात करते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना, इससे आसानी हुई और मुद्रास्फीति में कमी आती है। मुद्रा व बैंकिंग क्षेत्रों में हम अपने मुद्रा का प्रयोग यहीं तक करते थे, और कमी हो तो हमें अगर उद्योग खड़े करने
व्यवसाय के लिए हमें मुद्रक की आवश्यकता होती थी, तो यहाँ नहीं मिलता था, तो सरकार अनुमति दी है कि विश्व बैंक से भी आप ये उधार ले सकते हैं। विश्व बैंक से आप वहाँ से कर्ज लेकर अपना उद्योग खड़े करें, क्योंकि बड़े बड़े उद्योग के लिए बहुत बड़ी पूंजी की हमको आवश्यकता पड़ती है, तो बड़ी पूंजी के लिए हम विश्व बैंक से आप वहाँ से सहयोग ले सकते हैं। तो ये सब अनुमति सरकार ने दी। ये रहा हमारा उदारीकरण में किए गए प्रयास। अब उनकी योगदान और उपलब्धियां, जो सरकार ने उदारीकरण का आर्थिक विकास में योगदान दिए थे और उनकी जो उपलब्धियां प्राप्त हुई थी। उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार हुआ। उदारीकरण करने के बाद जो परिवर्तन आया उत्पादन में, हर क्षेत्र में, उसका है उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार। उत्पादन हुआ क्योंकि निजी कंपनी जो है आलसी, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, लास्ट में उनको पेमेंट मिलना ही है, कितना भी वो काम करे या ना करे, लास्ट में तो उसको पेमेंट मिलना ही है। तो वो काम में काम चोरी करते हैं, आलसी करते हैं, जो नमूने बनाना चाहिए, जैसा बनाना चाहिए वैसा नहीं बनाते। परंतु प्राइवेट में यही ईमानदारी के साथ करते हैं, क्योंकि उसके पीछे देखने वाले होते हैं, उसको चलाने वाले होते हैं, निगरानी करने वाले होते हैं, तो वो काम चोरी कर ही नहीं सकते। वो अपने काम समय पर ईमानदारी से करते हैं, इसीलिए उसके काम और सामान बनाने में पूर्ण गुणवत्ता रहती है। तो इसी गुणवत्ता के कारण उसमें हम विदेशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। अपना सामान हम देश में तो चलाएंगे, साथ में विदेशों में टिक पाते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार आया ताकि हम विदेशों में बेच सके, प्रतिस्पर्धा में हम साथ रह सके। तो दूसरा है संसाधनों का कुशल विद्यमान। जो हमारे देश में संसाधन, प्राकृतिक संसाधन बहुत है, जो हम कहते हैं कि भारत जो है प्राकृतिक संसाधन के मामले में संपन्न देश है, गरीब देश भारत नहीं है। यहाँ तो प्रकृति ने इतना संसाधन दे के रखे हैं कि हम बहुत अमीर हैं, बस उसका दोहन नहीं कर सकते, उसका उपयोग नहीं कर सकते। अगर हम उसका उपयोग करेंगे तो हमसे अमीर कोई रहेंगे। तो उस संसाधन का हम निजीकरण करने से, क्योंकि हमारे पास रुपए पैसे की कमी है तो हम उसका विदोहन नहीं कर पाते थे, अब निजीकरण कर देने से उसका कुशल मात्रा में विदोहन हो रहा है, खनन हो रहा है और उसका उपयोग हो रहा है सही जगह में। निजी क्षेत्र को बढ़ावा, उद्योग उदारीकरण करने से निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिला है, क्योंकि वो इस डर से नहीं आते थे कि हमें बहुत सारे लाइसेंस की आवश्यकता है, इसमें बहुत प्रोसीजर है, इस झंझट से मुक्ति पाने के लिए वो आते ही नहीं थे, आगे आते ही नहीं थे। तो ये सब झंझट समाप्त कर दिया गया, प्रतिबंध को हटा देने से निजीकरण को बढ़ावा मिला है। वो बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेने लगे हैं, बहुत सारे उद्योग को खोलने लगे हैं, तो उससे उत्पादन बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार भी अधिक मिल रहा है। अब देखते हैं विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि। अगर उत्पादन अधिक होगा तो हम विदेशी पूंजी में निवेश भी कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर अच्छा सामान बनाएंगे, अच्छा सामान को बेचेंगे, विदेशों में जाकर हमारा सामान टिक पाता है, प्रतियोगिता में शामिल हो पाता है, तो हम इससे विदेशी पूंजी का निवेश भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम निर्यात करेंगे। तो भुगतान संतुलन में स्थिरता, भुगतान संतुलन में स्थिरता, जो हम भुगतान संतुलन की स्थिति को लड़खड़ाने के स्तर पर पहुंच गई थी। जो लड़खड़ाने की स्थिति, क्योंकि पहले उद्योग जो थे वो सरकारी था, उस समय लड़खड़ा रहा था, उसको हम उदारीकरण के कारण निजीकरण किए तो इस स्थिति में सुधार आया। जो हमारे स्थिति थी, देश की स्थिति थी, गरीबी से और बदतर होने वाली थी, वो उदारीकरण से सुधार गया है। भ्रष्टाचार में कमी, भ्रष्टाचार में भी कमी हो गई, क्योंकि लाइसेंस के लिए बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया था। लाइसेंस पाने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देने के लिए, अपना परमिट दिलाने के लिए, लाइसेंस के लिए बहुत ज़्यादा पैसा देने लग गए थे लोग। जिसको जो चीज़ देना चाहिए या जो अनुचित है वो भी काम उस समय करने लग गए थे। तो भ्रष्टाचार की भी कमी हो गई, क्योंकि लोग जबरन का पैसा देंगे ही नहीं, क्योंकि उसको प्रतिबंध है ही नहीं। तो ये रहा हमारा उदारीकरण
उपलब्धि।